नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज दी वॉइस में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। यूपी में रहस्यमयी बुखार से पीड़ित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव हैं। डॉक्टर लेले, स्वागत है आपका आवाज दी वॉइस में। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये रहस्यमय बुखार है, वायरल है, डेंगू है, इसे क्या समझा जाए? ये जो शुरू में रिपोर्टिंग रहस्यमय बुखार ऐसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन वैसा नहीं है। काफी जो केसेस है वो डायग्नोज हो गए हैं। स्पेशली डेंगू जो है वो कई केसेस डेंगू के पॉजिटिव भी मिले हैं। लेकिन वायरस में ऐसा होता है कि वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और नॉर्मल सिंपल जिसको हम लोग फ्लू बोलते हैं वैसे भी हो सकता है। लेकिन वायरस में मेन तो जो डेंगू जो है वो तकलीफ वाला है, जिससे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। और देर आर सम केसेस जैसे वायरस का म्यूटेशन होने के बाद में अलग अलग वायरल फीवर है, इंटेंसिटी अलग होती है, इम्यूनिटी अलग दिखाई देती है, और इंटेंसिटी अलग अलग होने के कारण उसके कॉम्प्लिकेशन भी अलग होते हैं। इसके लिए शुरू शुरू में जैसे टेस्टिंग बढ़ते गया तभी उनको मालूम पड़ गया कि ये डेफिनेटली कुछ केसेस डेंगू के पॉजिटिव आए हैं, कुछ केसेस मलेरिया के भी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अल्टीमेटली स्क्रब टाइफस नाम का एक छोटा सा जंतु होता है, वो भी कई केसेस में पॉजिटिव मिला है। तो ये तीनों मेजोरिटी केसेस में ये आने से थोड़ा सा डायग्नोसिस करना आसान हो गया है। एक साथ आए, और इसमें जो जाने जा रही लोगों की, उसकी मुख्य वजह क्या है? वो किस बीमारी के कारण जा रही? जाने जा रही है क्योंकि उसकी बीमारी में जब इंटेंसिटी जाती हो जाती है, लोग फीवर का टाइमली मैनेजमेंट, स्पेशली डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती है, कुछ ब्लीडिंग हो सकता है, या उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ARDS, वैसे लोग मालूम पड़ रहे हैं। या किसी को किडनी के ऊपर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, या कोई पेशेंट जो कोमॉर्बिड है जैसे डायबिटीज है तो उसको भी जास्ती तकलीफ हो सकता है। ये जो केसेस है टाइमली डायग्नोस न होने के कारण सीवियर हो गए, और सीवियर होने से एक्सपायर होने का जो प्रमाण था वो थोड़ा सा शुरू शुरू में बढ़ते गया। लेकिन अभी लास्ट एक हफ्ते के अंदर उसका कंट्रोल काफी हद तक गवर्नमेंट कर चुकी है। नया वेरिएंट है। हमेशा ऐसा माना जाता है कि हर 2-3 साल में डेंगू का एक नया वेरिएंट आता है। वो कुछ ज्यादा ही जो है वो मुश्किल पैदा करने वाला होता है और जाने जाती है। क्या ये इस बात से आप लोग सहमत हैं? हाँ, थोड़ा सा इस बात में डेफिनेटली म्यूटेशन के बाद में अगर विरुलेंट स्ट्रेन पैदा हो गया तो वो स्ट्रेन, विरुलेंट स्ट्रेन, उसका इंटेंसिटी अचानक बढ़ा देता है। फीवर 103 104 तक बहुत बढ़ जाता है। काफी हद तक वो फीवर रहता है, जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है। और लोग घर में ही कुछ ऐसा पैरासीटामोल लिया या कुछ दवा लिया, कुछ झाड़ पाले का दवा लिया तो ठीक नहीं होता है। फिर जो सीरियस केस जो हो जाते हैं उसमें डेथ रेट बढ़ जाता है। तो इसके लिए जैसे ही फीवर है वो खुद की दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमेशा से अच्छी तरह से डॉक्टर के पास जाके टाइमली उसका डायग्नोसिस है, टाइमली टेस्टिंग है करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा। तो ये जरूरी है करना। वो काफी हद तक लोग जब भी करने चालू करेंगे तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। जी। ये क्या यूपी से बाहर बाकी इलाकों में भी फैल सकता है? हाँ, कहीं भी यूपी में ही ऐसा नहीं है। यूपी में जैसे मॉस्किटोज का जो प्रमाण था वहां जो देखा गया, क्योंकि डेंगू और मलेरिया ये दोनों मॉस्किटो बॉर्न है। स्क्रब टाइफस मॉस्किटो बॉर्न नहीं है, लेकिन मॉस्किटो का जब भी स्प्रेड होता है, जैसे रेनी सीजन है, बाढ़ आती है और स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हो जाता है, तो थोड़े टाइम के बाद में वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं और मच्छर ट्रांसमिट करते हैं। तो बाहर जिधर जंगल एरिया है जहाँ मॉस्किटो जाती है वहां भी ये आ सकता है। अ, इस समय स्वाइन फ्लू के मामले भी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो कोविड का भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये कौन सी बीमारियां हैं और इसके लक्षण क्या हैं? इन सब चीजों को डॉक्टर्स भी कैसे ये करेंगे? इसके ऊपर क्या कोई एक प्रोटोकॉल बनाया गया है? इसके ऊपर स्पेशली जैसे फीवर अल्गोरिदम जिसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द फीवर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेकंड डे फीवर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो फीवर के अल्गोरिदम एक हफ्ते का हम लोग बना लेंगे,
और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी डॉक्टर को, उसको डायग्नोसिस जल्दी हो सकेगा। और जैसे ट्रीटमेंट जल्दी हो सकेगा तो उसका डायग्नोसिस इंटेंसिटी कम हो जाएगा और सीवियरिटी नहीं होगी, सीरियस पेशेंट नहीं होंगे। तो ये एडवांटेज लेना जरूरी है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन मरीज क्या करें, मरीजों को क्या सलाह है आपकी? कौन से सिम्टम्स मरीजों को देखें और सलाह वो यही तुरंत है डॉक्टर कि से कोई जी। कोई भी बुखार जब तक डायग्नोस नहीं होता है, खुद की दवाई मत करे। जाके प्रॉपर जो फिजिशियन है उनके लोकल एरिया में, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, या छोटी छोटी नर्सिंग होम्स है, हॉस्पिटल में, वहां जाके उसका मलेरिया का टेस्टिंग, डेंगू का टेस्टिंग, और जनरली हम लोग जो SGPT है, CBC है, इसके ऊपर हम लोग जब भी टेस्ट करेंगे तो वो हम लोग को जल्दी डायग्नोसिस के लिए फायदा हो जाएगा। क्या हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग किट्स हैं अभी सर? हाँ, डेंगू टेस्टिंग तो पर्याप्त है, काफी अच्छी तरह से हमारे पास किट्स अवेलेबल है, तो वैसे कोई उसकी शॉर्टेज नहीं है। तो उसके लिए टेस्टिंग न करने ऊपर खाली बुखार की दवाई घर में लेते बैठना वो डेंजरस मानना जा रहा है। तो मरीजों को डेंगू का टेस्ट कराना है, मलेरिया का कराना है, साथ में H1N1 का भी कराना होगा? हाँ, कभी भी जैसे जिसको अगर ब्रेथलेसनेस है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल हो रहा है, और या तो फिर वो कोई अस्थमा का मरीज है, तो उसको H1N1 भी करना जरूरी है। जी सर, कोविड की क्या स्थिति है अभी? अभी किस तरह के कितने मामले देखे जा रहे हैं? कोविड के केसेस में जब तक आपने देखा जाएगा कि सेकेंड वेव काफी जगह पे, काफी स्टेट में कंट्रोल हो गया है, एक्सेप्ट केरला। और बाकी महाराष्ट्र हो या यूपी हो या बिहार हो, कोई कोई पॉकेट्स में थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अभी इतना नहीं मानते हैं कि ये कोविड और ये दोनों मिक्सअप किया जाए। ये बारिश के मौसम में बुखार जो है वो वायरल टाइप के फीवर आते ही रहते हैं, इसके लिए कोई इसका डरना जरूरी नहीं है। लेकिन ये डेंगू के केसेस डेफिनेटली मलेरिया और डेंगू मलेरिया केसेस जास्ती आते हैं, और उसका टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली इन्वेस्टिगेशन और टाइमली ट्रीटमेंट, ये इसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जी, ये तकरीबन कब तक चलेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब डेंगू के मामले आते हैं तो दीपावली के बाद तक भी ये मामले चलते रहते हैं। तो बिल्कुल कितनी बिल्कुल, ये सतर्क बारिश के मौसम में जैसे शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से लेके नवंबर तक, मस्किटोस का ब्रीडिंग अच्छा रहता है, तो ये वो टाइम तक ये डेंगू मलेरिया रह सकता है। तो और 2 महीने हमको इसका बराबर से उसका ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, और उसके ऊपर डॉक्टर ध्यान तो जरूर रखते ही है। लेकिन उनके पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। क्या आपको लगता है कि एजेंसीज को भी बहुत सतर्क होके और डोर टू डोर जाकर मॉस्किटो जो ब्रीडिंग है उसकी चेकिंग करनी चाहिए, या वो सारी चीजें उनको मुस्तैदी डेफिनेटली दिखानी चाहिए? डेफिनेटली जो गांव गांव में आशा वर्कर्स है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और वो अवेयरनेस भी कराएंगी मस्किटो का ब्रीडिंग कम करने के लिए, उसके ऊपर जैसे केमिकल फवारे है, कंट्रोल है, वो भी करेंगे। एट द सेम टाइम घर में अगर मस्किटो है तो उसके लिए जो हम लोग मच्छरदानी जैसे यूज करेंगे, दरवाजे बंद करेंगे, तो उसका डेफिनेटली, क्योंकि जब हमको मालूम है कि इसका वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो वेक्टर कम करो तो डेफिनेटली डिजीज का पर्याप्त संक्रमण होना कम हो जाता। जी सर, कोई और सलाह आप देना चाहेंगे फिलहाल, ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके, लोगों को सही इलाज मिल सके और लोग सतर्क रह सकें? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बुखार जब तक वो प्रूव नहीं होता है तब तक उसका डायग्नोसिस करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और उसका बराबर से ट्रीटमेंट करो। खुद अपनी अपनी दवाई लो या केमिस्ट के पास जाके अपनी दवाई ले लो, और देखो 2 दिन के बाद में बुखार उतर गया नहीं उतर गया है, और उसका सीवियरिटी मत बढ़ाओ, ये मैं सबको सलाह दूं। सर, दिल्ली में भी क्या इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में? दिल्ली में ऐसे कोई स्पेसिफिक मामले नहीं बढ़ रहे हैं, रूटीन जो 10% to 15% राइज होता है मौसम के हिसाब से, उतना हो गया है सब जगह पे। जी, डॉक्टर लीले, आवाज दी वॉइस से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार।